हाय लर्नर, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। डियर लर्नर, पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कोठारी कमीशन के बारे में। उस वीडियो लेक्चर में सिर्फ कोठारी कमीशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड थीम के बारे में बात किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। राइट, रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। और ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो सिफारिशात है, यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है कि जो कोठारी कमीशन है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन है ना, एक डायनेमिक कमीशन है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो क्या क्या रिकमेंडेशन है इस कोठारी कमीशन के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे आज की क्लासेस में, है ना। तो हम हर एस्पेक्ट में देखेंगे, क्लासेस के बारे में क्या रिकमेंडेशन दिया, एग्जामिनेशन सेक्टर के बारे में इनका क्या रिकमेंडेशन है, टीचर्स के बारे में इनका क्या रिकमेंडेशन है, एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर क्या रिकमेंडेशन है इनका, है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या सिफारिशात क्या है। तो एवरी एस्पेक्ट्स में हम जाएंगे और उस चीज को देखेंगे। सबसे पहला रिकमेंडेशंस की हम बात करते हैं, और यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट मीन्स कि जो क्लास सिस्टम है, सबसे पहला रिकमेंडेशन हम उस पर बात करते हैं, है ना। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत फेमस रिकमेंडेशन है कि कोठारी कमीशन ने 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम का रिकमेंडेशन किया था। क्लासेस का जो स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, वो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होनी चाहिए, 10+2+3, है ना, बहुत फेमस है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑन 10+2+3 पैटर्न अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में ये लागू होगा, है ना। और आज तक यही है टिल डेथ, आज भी ये 10+2+3। बट अभी NEP 2020 में ये चेंज हो जाएगा, आपको भी मालूम है ना। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न था। तो 10+2+3 याद रखिएगा, ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, है ना, बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे आ जाते हैं कि इसको क्या कहा गया है ना। तो जैसे प्री बेसिक क्लास हुआ करता था 1964 से पहले, प्री बेसिक, जैसे प्री बेसिक में आपका किंडरगार्टन था, मॉन्टेसरी एजुकेशन था, ये सब प्री बेसिक है ना। कोठारी कमीशन कह रहा है कि ये प्री बेसिक को रीनेम करके, है ना, रीनेम करके इनको प्री प्राइमरी एजुकेशन किया जाए, है ना। क्या, प्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना। जो ये किंडरगार्टन था, मॉन्टेसरी था, इसको रीनेम करके प्री प्राइमरी एजुकेशन किया जाए, है ना। तो इसको जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो बेसिक प्राइमरी था, इसको रीनेम करके प्री प्राइमरी एजुकेशन किया गया, राइट, है ना। और जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको प्राइमरी एजुकेशन को रीनेम करके, प्राइमरी एजुकेशन को रीनेम करके लोअर प्राइमरी किया गया, है ना। और जो ये लोअर प्राइमरी है वो स्टैंडर्ड 4 तक है ना। तो द प्राइमरी एजुकेशन रीनेम एज लोअर प्राइमरी टू बी अप टू द 4th स्टैंडर्ड। तो ये कितना होगा, 4th स्टैंडर्ड होगा, राइट, है ना। और जो क्लास 11th एंड क्लास 12th है ना, क्लास 11th एंड क्लास 12th, इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहा गया, है ना, अंडर ग्रेजुएट या प्री यूनिवर्सिटी, है ना, प्री यूनिवर्सिटी। आपको अच्छे से मालूम है कि यूनिवर्सिटी कहाँ से शुरू होती है, डिग्री से, है ना, डिग्री से। तो 11th एंड 12th की जो क्लास है, अभी जो करते हैं हम लोग 10+2 जो बोलते हैं, 10+2, दैट मीन्स कि 11th एंड 12th की क्लास, ये 11th एंड 12th की क्लास को अंडर ग्रेजुएट या प्री यूनिवर्सिटी इसका नाम दिया गया, प्री यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये जो कोर्स का नाम होगा प्री यूनिवर्सिटी, किसको, 11th एंड 12th को। तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 11th एंड 12th अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन रिनाम्ड एज, या फिर इसको प्री यूनिवर्सिटी किस कमीशन में कहा गया था, तो कोठारी कमीशन में कहा गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। ग्रेजुएट स्टडी 3 साल का, है ना, ग्रेजुएट स्टडी क्या है आपका, 3 साल का, राइट, है ना। ग्रेजुएट स्टडी, जब ग्रेजुएट हो जाएगा उसके बाद फिर पीजी की कोर्सेस होंगे, है ना। तो ये रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने, ये रिकमेंडेशन दिया था क्या कहते हैं आपका प्री प्राइमरी, देन फिर आपका प्राइमरी, है ना,
उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन है ना, 10+2+3, और ये जो 10+2 है, 10+2 है, इसको प्री यूनिवर्सिटी या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहा गया है ना। तो ये स्ट्रक्चरल एजुकेशन सिस्टम है कोठारी कमीशन का जो इसमें दिया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा 10+2+3। ओके, उसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो डेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए है ना, कितना डेज, जैसे 365 का एक साल होता है, उस एक साल में बच्चों का कितना दिन क्लास होनी चाहिए है ना, कितना दिन बच्चों को पढ़ाने चाहिए। तो इसमें रिकमेंडेशन क्या था कि 234 इंस्ट्रक्शंस क्लासेस होना चाहिए स्कूल के लिए है ना, जो स्कूल है, स्कूल के लिए 234 दिन इंस्ट्रक्शन क्लासेस होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन डे होनी चाहिए है ना। और 216 कॉलेजेस के लिए वर्किंग आवर होना चाहिए है ना। 216 कितना, 216 कॉलेज के लिए, 234 स्कूल के लिए है ना। एंड 1000 घंटे से पर एकेडमिक ईयर में है ना, हर साल की जो एकेडमिक ईयर में लेस देन 1000 आवर से कम किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए है ना। लेस देन 1000 आवर है ना, 1000 घंटे से नीचे किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये रिकमेंड किया गया था आपका कोठारी कमीशन पे है ना। तो वन सेकेंड मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि स्कूल एजुकेशन के लिए 234 डेज है ना, 216 कॉलेज के लिए, और 1000 आवर होना चाहिए। कितने आवर, 1000 आवर है ना। चलिए, इस रिकमेंडेशंस में हम लोगों ने बात किया, दो रिकमेंडेशंस में अभी तक हम लोगों ने बात किया, एक 10+2+3 है ना, 10+2+3 एंड स्टडी आवर एंड स्टडी इंस्ट्रक्शन डेज है ना, इस पे हम लोग बात किया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कमीशन पे है ना। नेक्स्ट कमीशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी बात किया गया इसमें है ना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आप जानते हैं कि हमारी आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सीकिंग टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स है ना। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात किया गई कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया आर्टिकल 14 में, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और बच्चों को ये इंश्योर किया जाए कि जो अप टू 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन को इंश्योर किया जाए, उसको एजुकेशन दिया जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि एट दैट एज अभी भी मतलब बहुसंख्यक बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में इंट्रोल नहीं है, रिटेंशन नहीं है उसका है ना, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ही ये कहा गया है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, राइट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए आर्टिकल 45 के तहत है ना। बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो अभी भी बच्चों का जो है एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंशन क्लास में नहीं है ना। आज़ादी कितने दिन गुजरने के बाद, तो इसमें भी इस चीज़ को नोटिस किया गया, इसमें रिकमेंड किया गया कि बच्चों की जो अटेंडेंस है, ये बच्चों का जो रिटेंशन है स्कूल में, इसको इंश्योर किया जाए। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे भी ये बात किया गया है ना। अब आ जाते हैं हम लोग टीचर है ना। टीचर्स पे बहुत अच्छी रिकमेंडेशन जो है कोठारी कमीशन पे दिया है ना, टीचर्स पे है ना। तो टीचर्स में टीचर्स की सबसे पहली चीज़ की जो इसको जो रुमिनेरेशन मिलता है, इसको अपग्रेड किया जाए है ना, इसकी जो सैलरी है इसको अपग्रेड किया जाए है ना, पार्टिकुलरली स्कूल स्टेज में है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट टीचर्स के बारे में जो कहा गया है कि इसको एकेडमिक फ्री दिया जाए है ना, इसको एकेडमिक फ्रीडम टीचर्स को दिया जाए। एकेडमिक फ्रीडम यहाँ कहने का मतलब है कि एक स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर या प्रोफेसर, खास करके जो स्कूल टीचर है ना, स्कूल टीचर को एकेडमिक फ्रीडम दिया जाए ताकि एक स्कूल टीचर रिसर्च कर सके है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पे आर्टिकल वो छाप सके, वो स्टडी कर सके है ना, डिफरेंट एरियाज में अपनी प्रोफेशनल वो डेवलपमेंट कर सके है ना। और वो क्या कहते हैं, रिसर्च जो एरियाज होता है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए है ना। तो एकेडमिक फ्रीडम दिया जाए टीचर्स को है ना, वो भी इंटरनेशनल इश्यूज पे वो बात करे है ना, वो भी स्टडी करे नेशनल इंटरनेशनल का, वो भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी प्रॉब्लम पे वो स्टडी करे, वो भी रिसर्च करे
है ना, वो भी लाइब्रेरी जाए और लाइब्रेरी जाके बहुत सारा ज्ञान हासिल करे, क्योंकि एक टीचर्स के अंदर डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली बच्चों के अंदर होगा, क्या जी, है ना। तो ये क्या कहा गया, कहा गया है ना। और जो हेडमास्टर है या टीचर एजुकेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, यहाँ पे एक न्यू कोर्स जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया, रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने कि जो टीचर्स हैं, राइट, जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए एक नई कोर्स क्या करें, रिकमेंड करें। हाँ तो डियर, तो इसमें यही कहा गया कि द एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर्स टू परस्यू एंड publish independent studies and research and to speak and write about significant national and international issues should be protected। अगर कोई टीचर्स नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई चीज़ पब्लिश करना चाहता है, तो उनकी उनको फ्रीडम दिया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए कि वो इस तरह के काम कर सके, राइट। एंड एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्स फॉर हेडमास्टर्स, टीचर्स, एजुकेटर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी बातें आपको टीचर्स के लिए कहा गया है ना। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस पे हम आते हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आपने देखा था सेकेंडरी एजुकेशन में, तो सेकेंडरी एजुकेशन में आपने देखा था कि वुमेन की जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन तो देने की बात है, बट वहाँ पे एक चीज़ ये कहा गया कि वुमेन को, पर्टिकुलरली वुमेन को होम एजुकेशन जो है दिया जाए, उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। तो एक तरह का स्टेरियोटाइप था, है ना, एक तरह से एक स्टेरियोटाइप था कि एक तरीके से जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में रिकमेंड किया था वो स्टेरियोटाइप को शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशंस नहीं था कि उसको होम सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है इज़ देयर चॉइस, है ना, ये क्या है, चॉइस पे है ना। आज चॉइस पे बहुत बात हो रही है ना। हाँ, एक्चुअली चॉइस तो बच्चों को बिल्कुल होनी चाहिए, है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस तो बिल्कुल होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बट एट द एज ऑफ जब वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचे, उनको ये फ्रीडम तो होनी चाहिए कि वो क्या पढ़े, क्या खाए, क्या पहने, इनकी फ्रीडम तो होनी चाहिए, इसकी चॉइस तो होनी चाहिए, है ना। हम किसी की फ्रीडम को तो अपहोल्ड नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि किसको, ये हम थोपेंगे नहीं कि आपको होम साइंस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप क्या है, एक विमेन है, राइट, आप एक विमेन है, एक गर्ल्स है, आपको होम साइंस पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्ट्स ही पढ़ना पड़ेगा, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते, आप एक एसपी नहीं बन सकते, एक डीएसपी नहीं बन सकते, एक आईएएस ऑफिसर आप नहीं बन सकते क्योंकि आप लड़की हैं, है ना। ये तो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है ना। भगवान ने सब तो सबको एक एक बराबर बनाया, है ना। आपको किस 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 नज़रिए से लगता है कि वुमेन ये काम नहीं कर सकता है, सिर्फ बॉयज़ कर सकता है, सिर्फ बॉयज़ ही कर सकता है ये, है ना। या आपको फिर किस नज़रिए से लगता है कि बॉयज़ ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ औरत ही काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बॉयज़ खाना नहीं बना सकता है, बेहतरीन डिशेस नहीं बना सकता, सिर्फ ये काम गर्ल्स ही कर सकता है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल है वहाँ पे तो सब सेफ़, मैक्सिमम मेल सेफ़ होता है। इसके लिए पर्टिकुलर कोर्स डिज़ाइन करते हैं, बहुत लोग उस पे पढ़ते हैं, अपना प्रोफेशन बनाते हैं उसको, है ना। तो ये स्टेरियोटाइप सोच है, राइट, है ना। आप भी बनाइए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। तो गर्ल्स भी अगर प्रैक्टिस करेगी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, वो भी अगर इंजीनियरिंग की आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। बोले ऐसे आप एयरफोर्स में कितना गर्ल्स है ना, आप बोलिएगा इंजीनियरिंग में कितना गर्ल्स गर्ल्स है, साइंटिस्ट में कितना गर्ल्स है। आपने अपॉर्चुनिटी कहाँ दिया था? अगर अपॉर्चुनिटी देते तो होता ना, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली वो बना ना। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक स्पेस में रही ना, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थी ना, तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिली वो बनती है। आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, एक एक चार दीवारी पे उसको घेर के रखा, वो कहाँ से बनेगा? आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको स्कूल कॉलेज जाने का मौका मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। खैर हम इस पे एक दिन डिस्कशंस करेंगे, एक डिस्कशंस रखेंगे, इस पे हम बात करेंगे। खैर आते हैं, हम वुमेन्स एजुकेशंस की बात कर रहे थे, इसलिए ये सारी पॉइंट्स जो है ना आया था वुमेन्स एजुकेशन, है ना। तो वुमेन्स एजुकेशंस के लिए कहा गया था क्योंकि वुमेन को एम्पावर करना है, उनको भी मेन स्ट्रीम तक लेके आना है, वो मार्जिनलाइज्ड है, उसको भी मेन स्ट्रीम तक लेके आना है ना। तो इसलिए वुमेन्स के लिए स्कूल खोला जाए ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स स्कूल, establishment of women hostel
अरेंजमेंट ऑफ इक्वल करिकुलम, प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल स्कोप फॉर वीमेन, अरेंजमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, नॉट मैंडेटरी ऑफ होम साइंस, होम साइंस कोई मैंडेटरी नहीं है जिस तरीके से उसमें कहा गया था, नॉट मैंडेटरी, एंड फुल टाइम रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड किया जाए। तो दिस आर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कोठारी कमीशन अबाउट द वुमेन्स एजुकेशन, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग लैंग्वेज पे, है ना। लैंग्वेज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज का फॉर्मूला गिवन किया गया दिया गया था कोठारी कमीशन में, वो था आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला, है ना। 3 लैंग्वेज, इसमें कहा गया था कि सेकेंडरी स्टेज तक के बच्चों को कम से कम एटलीस्ट 3 लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, है ना। एट द सेकेंडरी स्टेज कौन सा 9, 10 है सब, तो सेकेंडरी स्टेज के बच्चों तक कम से कम 3 लैंग्वेज उसको पढ़ाया जाना चाहिए, 3 लैंग्वेज की ज्ञान होनी चाहिए, है ना। 2 लैंग्वेज, एक इंडिया का कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कोई मॉडर्न लैंग्वेज, दूसरा उसका रीजनल लैंग्वेज, और तीसरा एक फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, तो उसको पढ़ाई जानी चाहिए, है ना। जैसे मैंने पढ़ा, है ना, मैंने पढ़ा उर्दू जो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी जो हमारी भारतीय की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, उसके बाद हिंदी के बाद इंग्लिश जो एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में मैंने 3 लैंग्वेज पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, है ना। आपने संस्कृत पढ़े होंगे, हिंदी पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, कोई बंगाली पढ़े होंगे, कोई बंगाली हिंदी या फिर इंग्लिश, है ना। तो आप 3 लैंग्वेज जो है स्टडी की है, ये रिकमेंडेशन जो है आपका कोठारी कमीशन का था। तो यही है क्या 3 लैंग्वेज फार्मूला, है ना। यही 3 लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूसेस या रिकमेंडेशन बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, है ना। एंड रिकमेंड किया गया था हिंदी के बारे में, है ना। हिंदी के बारे में कहा गया, हिंदी के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि आर्टिकल 351 में क्लियरली स्टेटेड है कि इसकी डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार काम करेंगे एंड एवरी यूनियन ऑफ स्टेट काम करेंगे हिंदी को फरोग देने के लिए, है ना, हिंदी के डेवलपमेंट के लिए, हिंदी जो लैंग्वेज है हिंदी को डेवलपमेंट करने के लिए काम करेंगे। तो इसमें भी इसके तय जो है रिकमेंड किया गया था, है ना। संस्कृत को स्पेशल एम्फेसिस देने की बात किया गया था, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के थे इनका रिकमेंडेशन था। उसके बाद हम लोग फिर आ जाते हैं, एक और रिकमेंडेशन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स, इसमें कहा गया था फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एक्सेलेंस इट इज नेसेसरी दैट द टैलेंट इन डाइवर्स फील्ड शुड बी आइडेंटिफाइड at as clearly and as of possible and every stimulus and opportunity given for its for the full development, है ना। For the cultivation of excellence it is necessary that the talent and diverse field should be identified at as early and as possible and every stimulus and opportunity given for its full development, है ना। कहा गया कि जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है, ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना, उसका क्या किया जाना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स है उस बच्चे को फुल डेवलपमेंट के लिए, है ना, जैसे कोई गॉड गिफ्टेड है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसकी नीड कुछ अलग है, तो जितना उसको स्टिमुलस देना है, जिसका उसको फुल डेवलपमेंट के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा एज स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम उसको फुलफिल करेगा, है ना। इस पर बात किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर्स पे आ जाते हैं, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया था कि हर स्टेट में, है ना, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट, कम से कम हर एक स्टेट में एक क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है ना। हर एक स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दे शुड as far as possible be single campus university but where necessary they may have constitutional colleges one different campus, अगर पॉसिबल हो तो सिंगल कैंपस हो, है ना, पॉसिबल अगर हो, मुमकिन हो तो सिंगल कैंपस हो, है ना। अगर जरूरत है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी होंगे, है ना, डिफरेंट कॉलेजेस भी होंगे, तो इट विल अलाउड है ना। और जो टेक्निकल एजुकेशन था, पार्टिकुलरली जो ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच एजुकेशन, है ना। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है वो एट इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए इंडस्ट्री से, है ना, ताकि वो वहीं से ट्रेनिंग वगैरह ले सके, है ना। तो इस पर भी बात किया गया। एक और रिकमेंडेशंस पे हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ बुक में, है ना। प्रोडक्शन ऑफ बुक
चूँकि वीडियोज़ थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट रिकमेंडेशन बहुत, मैंने आपको बताया था कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, तो थोड़ा सा लगेगा ही। आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ बुक में, है ना? प्रोडक्शन ऑफ बुक, है ना? प्रोडक्शन ऑफ बुक में कहा गया कि जो बुक की क्वालिटी हो वो बहुत बेहतरीन हो, है ना? और उसमें बुक में जितनी भी आर्ट्स, क्राफ्ट्स या फिर जितने भी कंटेंट वगैरह हो, वो बहुत क्वालिटीफुल होनी चाहिए। अब क्वालिटी वर्ड आप जानते हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अब इसको डिफाइन करने जाएँगे तो इट विल टेक टू टाइम, बट आप समझ रहे हैं कि हाँ, क्वालिटी बुक किसको हम बोलेंगे, है ना? दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि इसमें कहा गया था कि बुक बुक क्या होनी चाहिए, उसकी जो प्राइस होनी चाहिए, जो कीमत होनी चाहिए, वो अफोर्डेबल कीमत होनी चाहिए, जिस कीमत पे हर बच्चे, कॉमन बच्चा, एक गरीब बच्चा, एक आम बच्चा भी उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ बुक्स पे बात किया गया। मैं कंटेंट दे दूँगा, आप कंटेंट जो है इसमें ज़रूर पढ़िएगा, है ना? एग्ज़ामिनेशंस रिफॉर्म की बात किया गया था, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव और कंटीन्यूअस एग्ज़ामिनेशंस की बात किया गया था कि एग्ज़ामिनेशंस लेनी है ना? तो दिस रिकमेंडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और रिकमेंडेशंस में आपको बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्स की बात किया गया था, है ना? पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, क्योंकि ये इस चीज़ को फ़ील किया गया, इस चीज़ को महसूस किया गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हैं, है ना? जो जॉब करते हैं या फिर अदर किसी काम में वो मशगूल है, बट वो स्टडी करना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है, बट ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से उनको हिंड्रेंस होती है या फिर वो एक्वायर नहीं कर पाते, तो इनको रिकमेंडेशंस क्या था कि पार्ट टाइम कोर्स, है ना? पार्ट टाइम कोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स अवेलेबल किया जाए उन बच्चों के लिए जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं, कॉलेजेस नहीं आ सकते, उन बच्चों के लिए इनका किया गया था, है ना? तो पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का रिकमेंडेशन इस पे किया गया था। अडल्ट, एक और रिकमेंडेशंस की मैं बात कर लेता हूँ, अडल्ट एजुकेशन, है ना? अडल्ट एजुकेशन एंड स्पीड ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन की बात किया गया था, है ना? ये रिकमेंडेशंस आप, मैं यहाँ पे कंटेंट होगा, आप जरूर इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? एंड लास्ट चीज मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीडीपी, है ना, कम से कम 6% जो है एक्सपेंडिचर होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। कम से कम जीडीपी का 6% एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, खर्च होना चाहिए किसमें, एजुकेशन में, है ना? एजुकेशन में कम से कम 6% खर्च होनी चाहिए, है ना? तो ये मेन रिकमेंडेशंस आप कोठारी कमीशंस का देख रहे थे, है ना? अ, हमारी जो क्लासेस होती है, चूंकि इसमें तो बहुत शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, बट हमारी जो लाइव क्लासेस होती है, हमारे कोर्स के जो लाइव क्लासेस होते हैं, जो हम बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत यूनिक लेवल का होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वो बहुत यूनिक लेवल का होता है। पहले बच्चों को अ, एकदम कंपल्सरी है कि वो घर से पढ़ के आएँगे, है ना? बहुत सारे कंटेंट वो लेके आते हैं। उसके बाद एक हेल्दी डिस्कशन होती है, 2 ढाई घंटे की क्लास होती है, 2 ढाई घंटे, एक फैकल्टी का कम से कम 2 घंटे की क्लासेस होती है, और उस 2 घंटे की क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, डेप्थ लेवल तक जाते हैं, एवरी एस्पेक्ट्स में हम लोग जाके बात करते हैं। तो वहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट है वहाँ पे स्टडी करने का। यहाँ पे तो वन वे टॉकिंग मैं आपसे कर रहा हूँ, वन वे प्रोसेस है ये, मैं आपसे कर रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बट हमारी जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट है, बिल्कुल यूनिक। हम यूनिक शब्द तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका रियल मीनिंग में जो इम्प्लीकेशन होता है, हमारी ज्ञान अकेडमी की लाइव क्लासेस में होता है ना? तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम, आप हमें कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं दे दूँगा, आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब में लगातार बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है, कंटेंट अच्छे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।